नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 4 नवंबर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक में एक ऐतिहासिक दिन होगा। पहला विधानसभा का सत्र होगा जब यूटी जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव किया गया, 370 में संशोधन कर 35A को रिपील किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग-अलग यूटी बनाएगी। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन हुई और पहली मरतबा 90 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बहुमत के साथ 42 सीटें लेकर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस सरकार में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4 नवंबर को जब एलजी अपना अभिभाषण पढ़ेंगे, एलजी मनोज कुमार सिन्हा अभिभाषण पढ़ेंगे, उसमें यह तय हो जाएगा कि इस सरकार का रोड मैप क्या है। रोड मैप वो जो अभिभाषण होता है, जिसको हम एलजी का एड्रेस कहते हैं, उससे तय होता है कि सरकार क्या चाहती है। हालांकि आज फारूक अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा मिले, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है कि आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। आतंकवाद को इस तरीके से जूझना चाहिए जिस तरीके से हम किसी बीमारी से यानी कोविड-19 से हम जूझ रहे थे। ऐसे ही कुछ नुक्ते हमें इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आतंकवाद को समाप्त किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले अमूमन हम जब सत्र शुरू होता था, कवरेज करने जाते थे, तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ करता था और विपक्ष विरोध में नारेबाजी करती थी। इस वक्त वो परिदृश्य नहीं नजर आएगा। लेकिन क्या होगा 4 तारीख को, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबकी निगाहें 4 नवंबर पर टिकी हुई हैं और उससे पहले 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली है। उस अहम बैठक में यह तय किया जाएगा कि डिप्टी स्पीकर कौन होगा, जो विधायक दल का नेता कौन होगा और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। यानी 3 नवंबर से सियासी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। 4 नवंबर को जब अभिभाषण आगा, उसमें क्या 370 का जिक्र होगा या ना होगा, या फिर स्टेटहुड तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। बताते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए देखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनका क्या कहना है। जनाब, जब से चला गया, दरबार मुंह खत्म हो गया, पूरा रोनात बाजार मिट गया है। दरबार मुंह वापस लाना है, यहाँ के लोगों को आगे तरक्की करनी है, जम्मू को जिंदा रखना है, उसके लिए मेहनत करनी है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी है आपकी, ये कितनी लाइटें जल रही हैं आपके यहाँ, आपकी सड़कें कितनी खराब हो गई हैं, इन सबको ठीक करना है। कभी बंद नहीं होगा। क्या सोल्यूशन? हमें टेररिज्म का मुकाबला करना है, बस। क्या सोल्यूशन क्या है? जैसे हमने मुकाबला किया बीमारियों का, इस बीमारी का भी मुकाबला करना है। 32 साल बहुत कुछ, घबराना नहीं है। जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, वो फेल हो गए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है, आगे भी मुकुट रहेगा। ये पाकिस्तान कभी नहीं कामयाब होगा। जनाब, सबको उम्मीदें हैं, मुझे खुद उम्मीदें हैं किस किस्म की कि जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। यहाँ जो बेकारी है वो खत्म होगी, हमारे पढ़े लिखे जवान लड़के और लड़कियां अपनी नौकरियां करेंगी, ये रियासत आगे बढ़ेगी। वो करना है हमने। जो ही स्टेटहुड आएगा, हमारे अफसर लगेंगे। क्या हम लोग, हमारे अफसर बेवकूफ हैं? जिन्होंने 75 साल इस रियासत को चलाया, वो तो यहीं के अफसर थे, और ये रियासत सबसे बड़ी थी। याद है आपको, जब गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, हर मुद्दे में जम्मू कश्मीर ऊपर था। इन 5 साल में हम नीचे गए हैं, हमने फिर इसको ऊपर ले जाना है। भाईचारे की कहीं है वो दूर करेंगे। आने वाले भैया, अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे तो भारत नहीं इकट्ठे रह सकता। भारत जो है वो अनेकता में एकता है। हमने अनेकता को जिंदा रखना, तब एकता होगी। भारत को एक रहकर रहना पड़ेगा। आप किसी धर्म से भी हो, कोई जबान हो, हम सब भारतीय हैं, और जब तक हम भारतीय इकट्ठे नहीं रहेंगे, भारत बना नहीं सकते। तो दर्शकों, आपने देख लिया कि राज्यपाल के अभिभाषण से ठीक पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि दरबार मूव वापस लाया जाएगा, स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा,
JNK के कैडर के जो अधिकारी हैं उनके हाथों में कमान सौंपी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्या पहले भी सरकारें चलती रही हैं, क्या ये काबिल अधिकारी नहीं थे जिनको अब साइड लाइन किया गया है या दूसरी यूटीज में भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर ये रोड मैप तय किया जाएगा कि सरकार क्या करना चाहती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी उस वक्त जो सबसे सक्षम विपक्ष 29 विधायकों को लेकर के जो हाउस के अंदर होगा उसकी भूमिका क्या रहेगी, चर्चा करेंगे। मेरे साथ SS पठानिया जी हैं, सैनिक समाज पार्टी से। पठानिया साहब आपका स्वागत है। राजेंद्र शर्मा जी, फॉर्मर मेयर बीजेपी के सीनियर नेता, वो आपका भी स्वागत है। नम्रता शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। मैं राजेंद्र से जानना चाहूँगा, राजेंद्र जी देखिए LG जो है भाजपा की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और जब अभिभाषण आएगा अगर उसमें ये प्रस्ताव लाया जाता है कि 370 और 35 को वापस लाना है, भाजपा की क्या भूमिका रहेगी? विनोद जी, माननीय उपराज्यपाल जी, वो भाजपा के नहीं हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। नहीं विचारधारा विचारधारा भी विचारधारा का भाजपा ये नहीं कहा भाजपा की। विचारधारा भी भाजपा की नहीं है। जी विचारधारा उनकी हिंदुस्तानी है, जी विचारधारा उनकी भारत की है, किसी पार्टी की विचारधारा नहीं होती। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे जो लोग होते हैं उनको देश हित में चलना पड़ता है, ना कि पार्टीज के साथ अलाइज होकर। जी तो पहली बात तो जो उन्होंने वहाँ रखना है अपना एड्रेस, उसमें वो बताएंगे कि पिछले 10 सालों में यहाँ क्या क्या काम हुए हैं। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आतंकवाद था और शांति, स्थिरता और विकास जो हुआ है उस पे वो बात करेंगे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है जी। जो कभी किसी ने दी नहीं थी, चाहे वो ST हो, जो हमारे बॉर्डर के भाई हैं और साथ में रिफ्यूजीज हैं, उनको यहाँ अच्छा नागरिक बनने का उनको मौका मिला। 42 सीटें कश्मीर ने उनको दी, उनको भी जवाब देना है कि नहीं? बिल्कुल देना है। तो शांति किनके लिए आई? जी। अगर शांति नहीं आई होती तो आज फारूक साहब ऐसे थोड़ा बोलते जैसे अभी बोल रहे हैं, जी कंधे पे हाथ रख के। जी तो वैसा नहीं होता माहौल। जी। आज शांति नहीं होती वहां पत्थर चल रहे होते। जी। आज शांति नहीं होती तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज वहां काम करने जाते हैं वो एक जगह एकजुट करके रखे होते हैं। आपको मालूम था सारा। ये कल ही शांति का एक नमूना कल आपने देखा है। देखिए, ठीक है, उसमें सेना को यही कहा बात जाता है। जी वो शांति का नमूना नहीं है जी। वो जिन लोगों को शांति प्रिय नहीं है जी। वो चाहते हैं यहाँ शांति ना हो। जी। उसके लिए तो हम सब ने लड़ना है जी। वो किसी एक पक्ष की बात नहीं। उसके लिए कांग्रेस भी लड़ेगी, भाजपा भी लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लड़ेगी, PDP भी लड़ेगी, सबको लड़ना है जी। क्योंकि अगर हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो उसके लिए तो शांति चाहिए। सबसे पहले जी। डेवलपमेंट करनी है उसके लिए शांति चाहिए। तो वो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसको ये गुजर नहीं रहा है कि यहाँ सरकार कैसे बन जी। गई, यहाँ लोगों ने 63% वोट कैसे डाल दिया, तो वो उससे घबराया हुआ काम कर रहा है। तो हमने उसका समर्थन थोड़ा करना है। तो हमने समर्थन करना है अपनी शांति का, अपने यहाँ लोगों का, अपने युवा का, अपने व्यापारी का, अपने रिफ्यूजीज का, इन लोगों का हमने समर्थन करना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो वही LG साहब बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, शांति कैसे की, सब चीजें लाई हैं। जी जी जी। नम्रता जी, क्या कांग्रेस की भूमिका यानी बिना शर्त अनकंडीशनल सपोर्ट है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 नवंबर के बाद दोबारा से कोई फैसला लिया जाएगा कि हम सरकार का पूर्ण रूप से हिस्सा बनेंगे या नहीं। देखिए, वो कत्ल करके पूछते हैं मुझसे जैसे कोई भगवान से पूछे कि तेरी प्रभुता है क्या। तो आज वही हालत है कि आप JKUT जो हमारी है स्टेटहुड को, जिसको UT बना दिया, उसके बाद हमसे पूछते हैं कि यहाँ देखिए मैनिफेस्टो में पहले क्लियर स्टैंड था। 10 अगस्त 2019 में CWC ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें हमारी लड़ाई जो स्टेटहुड के लिए है वो हमने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं होगी। उसके बाद देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की जो भी वो कहते हैं और एड्रेस करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट या आउटसाइड द पार्लियामेंट, उसको लिया जाता है एज अ लॉ, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं रहता। उन्होंने बहुत बार कहा कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी, हमें डिलिमिटेशन करने दो, स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि चुनाव हो जाने दो, फिर स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। अब हमने कहा कि आप एक टाइम फ्रेम दे दीजिए, कब तक आप स्टेटहुड देंगे ताकि हम अपनी बात को रख पाए।
लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहना भूल गए कि जब तक हम ना जीत जाते हम स्टेटहुड ना देते। तो देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा था कि हम मिनिस्ट्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई उस सोच के खिलाफ थी जिसको हम रोकना चाहते थे, और हम उसमें कामयाब हुए हैं, चाहे उसमें आप जिस तरह से उसको मर्जी लें। लेकिन भाजपा ने, जिसने डिविसिव पॉलिटिक्स करी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसने जम्मू कश्मीर के नक्शे को बिगाड़ दिया, जिसने हमारे पूरे देश के अंदर एक स्टेट को खत्म करने का काम किया, विभाजनकारी इनकी नीतियां, जिससे लद्दाख को इन्होंने अलग किया और वहां भी एक यूटी बनाई, जिसकी जद्दोजहद की लड़ाई, जिसकी लड़ाई खुद लद्दाख लड़ रहा है। तो एक कंप्लीट अनरेस्ट की सिचुएशन जो क्रिएट करी है बीजेपी ने, उसके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो भी जारी है, और उसी के लिए हमने जो प्रिंसिपल अपना स्टैंड रखा है, वी आर विद द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। हम बाहर हैं या अंदर हैं उससे मैटर नहीं है, मैटर है कि रिजॉल्व होना चाहिए कि स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए, एंड दैट टू अ फुल फ्लेज स्टेटहुड विदाउट एनी अमेंडमेंट। जो हमारे पास था वो हमारे पास वापस आना चाहिए। लैंड्स जो हमने मांगी है कि राइट टू लैंड जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, उनके पास वापस आनी चाहिए। राइट टू जॉब्स एंड जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा हक है, वो वापस आना चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने बदली हो, और हम बिल्कुल ये मानते हैं कि स्टेटहुड की जो हमारी मांग है उनको जल्द से जल्द वापस करनी चाहिए, और फुल फ्लेज। और हमें जो लग रहा है, जो बदनीति हमें केंद्र की लग रही है, जिस तरह की बातें हमें समझ आ रही हैं कि वो इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज को, कुछ महकमों को अपने पास रखना चाहती है केंद्र, और फिर एक स्टेटहुड, ऐसी स्टेटहुड हम नहीं चाहते कि हमें मिले, और हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कंप्लीट स्टेटहुड, जिसके पास, जिस असेंबली के पास वो संपूर्ण पावर्स हों, ताकि वो इसको गवर्न कर पाए। राजेंद्र जी ने पत्थरबाजी की, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है कि पता नहीं हम एमसी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करते तो कुछ सीटें और बढ़ सकती थी। देखिए, जब भी अलायंस होता है आप समझ सकते हैं कि अलायंस कोई इतना आरामदायी चीज नहीं होती है। इट इज ऑलवेज मिक्सचर ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज दैट वन पार्टी हैज टू गो थ्रू। और बहुत सारी हमारे अपने हर बूथ लेवल पे आप जानते हैं वर्कर है कांग्रेस, आप जो मर्जी कहिए, लेकिन लास्ट बूथ पे भी आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलता है। हमने तो खुद लार्जर इंटरेस्ट में एक काम किया और हमारे कितने वर्कर्स मायूस हुए। अब ये बात है कि अगर वो भी रोकना चाहते थे तो वो नहीं रुक सकते थे इस तरह से, जिस तरह से वो सोचते हैं। उनको भी कोई ना कोई मुस्टेम मजबूरी लगी होगी, लेकिन उस पर ना जाते हुए, क्योंकि अभी एनसी के अगर प्रवक्ता हो यहाँ तो वो ज्यादा अच्छे से इसको बेहतरी से बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का स्टैंड कल भी यही था और आज भी वही है कि हमने जो मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए मना किया वो इसीलिए किया कि हम चाहते हैं कि कंप्लीट स्टेटहुड आए विदाउट एनी इफ एंड बट्स। सेकेंडली, आई वांट टू स्टेट, राजेंद्र जी ने अभी यहाँ कहा कि कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने किसी के कंधे पे हाथ रख के ये स्टेटमेंट दी। ये भूल गए हैं कि स्टेटहुड में वो इसी तरह से यहाँ पहले भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर घूमा करते थे और रघुनाथ बाजार का दौरा किया करते थे। जब ये 2019 से पहले, पता नहीं ये प्रदेश से बाहर के तो नहीं है कहीं कि इनको आज ही ये खूबसूरती नजर आई, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसके बाद कहा कि पत्थरबाजी का क्या है या क्या नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन जम्मू में जिस तरह से उग्रवाद का पनपना ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगता है कि उसको रोकने में राजेंद्र शर्मा जी, आपकी सरकार, केंद्र की सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है और होम मिनिस्टर साहब को एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स पे उस पे इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि आज जो सिचुएशन मिलिटेंसी की जम्मू के अंदर, मैं अभी बोली नहीं, अब उसके बाद ये बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से आज सिचुएशन जम्मू कश्मीर की खराब की है, जिस तरह से कठुआ, कौन सा एरिया आपने छोड़ा, उधमपुर, आज जल रहा है पूरा आपका चिनाब, पीर पंचाल, तो मुझे लगता है कि आज जवाबदेही बनती है और उससे आप इधर उधर की बात करके उससे आप बच नहीं सकते। आपको आज आईना साफ करने से पहले ये देखना है कि धूल जमी कहां पे है। इसलिए बहुत जरूरी है और लाजमी है कि आप इस पे जवाब दीजिए कि आज अखनूर तक वो टेररिस्ट आ गए हैं, कैसे आ रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है, आईबी जो है रॉ है वो क्या काम कर रही है, सिर्फ अपने विरोधियों के पीछे लगाने के बजाय उन्हें वो काम दीजिए जो जिसके लिए वो बनाई गई। चलिए मुझे प्रधान साहब आपको बाद में समय दूंगा, पहले राजेंद्र जी पर कटाक्ष हुआ, इनको ही जवाब देना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस जो है जी वो अपना जनाधार जम्मू कश्मीर में खो चुकी है जी। आपको मालूम है कि मात्र 6 सीटें इनको मिली हैं और 11.97% वोट मिला है। तो ये अपनी पार्टी को नहीं बना पाए तो स्टेटहुड दिया कहां से लाएंगे जी। स्टेटहुड अगर कोई देगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे, जिन्होंने पार्लियामेंट में यह ऐलान किया था जी। कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं खड़ी कर पा रही है तो स्टेटहुड कहां से ये लाएगी। दूसरी बात यह है कि जैसे ये मेरी बहन कह रहे हैं, ये इलेक्शन हो गए इतने पीसफुल माहौल में, क्या इसका श्रेय ये भाजपा को नहीं देना चाहेंगी?
ये बात अलग है कि इनके नेताओं ने कहा कि वहां 2 मंत्री बनेंगे, हम ही बनेंगे, तो इसलिए ऐसे लोगों को टिकटें दो जो जीत ना पाए, हम ही जीतेंगे। जी। और बाद में केंद्र ने ये निर्णय ले लिया कि आप भी बाहर रहोगे, वो बात अलग है। और अब ये सरकार में नहीं जा रहे, ये बहाना लेके कि हम स्टेटहुड चाहते हैं, वो तो मुद्दा पहले भी था, जी। कोई नया मुद्दा थोड़ा है, लेकिन दैट इज जस्ट एस्केप गोट। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। और यहां देखिए जम्मू कश्मीर में लोगों ने जम्मू में एक नेशनल पार्टी को वोट दिया और कश्मीर में हमारा वहां वोट प्रतिशत बढ़ा, 5.8% हो गया, और वहां उन्होंने एक रीजनल पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। ये आज की यहां हकीकत है। और जिनको लोगों ने समर्थन दिया है, अब वही लोग आगे उनके लिए काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, और वो है अभी मेजर स्टेक होल्डर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा। इन दोनों ने लोगों के समस्याओं का समाधान निकालना है, और हम तो पहले भी समस्याओं का समाधान निकाला है। जितनी जटिल समस्याएं थी यहां जम्मू कश्मीर में, वो भाजपा ने ही सॉल्व की है। चाहे वो रिफ्यूजियों का मामला हो, चाहे वो पहाड़ियों की रिजर्वेशन हो, चाहे वो एसटी की रिजर्वेशन हो। बताइए इसमें कांग्रेस ने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने। चाहे हमारे ट्रेडर एसोसिएशन हो, चाहे इंडस्ट्री वाले हो, चाहे हमारा यहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, तो हर तरीके से भाजपा ने ही करके बताया है कि ये है हमारा शांति, स्थिरता और विकास का मॉडल। और उस पे पूरे जम्मू कश्मीर ने मोहर लगाई है। 63%, जहां पोलिंग परसेंटेज यहां कुछ परसेंटेज होती थी, 10%, 15%, 20%, अब कांग्रेस वाले वहां कहीं ठहरते नहीं है। तो इसलिए इनको अभी बोलने का कोई हक नहीं है। ये पहले जनता से जनादेश लें और फिर इधर आके बात करें। जी, मैं पहले पठानिया साहब नहीं, बस इनको एक छोटी सी बात में मेरे बोलने के हक पे भी इनको इतराज होने लगा। ये है भाजपा, डेमोक्रेसी की भी हत्या करने वाले लोग। आज अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या जिन्होंने की, वो कहते हैं कि हमें बोलने का भी हक नहीं है, हम तो आवाज उठाते रहेंगे, डरे नहीं हम अंग्रेजों से, तो आपसे क्या डरेंगे। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, आप जो हमारे 11% वोट या जितने भी प्रतिशत की बात करते हैं, वो हमने सिर्फ 33 लोग खड़े किए थे। आपके कितने थे जनाब? उस हिसाब से वोट का आपको किसने रोका नहीं था? आपने तो कंपेन ही नहीं पिक किया। लोगों की तो बात ही छोड़ दो, खड़ा किसका करने हैं। आपके हैवी वेट डिप्टी सीएम तक हार गए लोग, और कई लोग घर में ही डिप्टी सीएम बनकर बैठ गए थे, तो पूरी पार्टी को डुबो दिया। तो आप में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पार्टी को खुद ही डुबो रहे हैं। तो अब आप बात कर रहे हैं कि हम जनता की बात करेंगे, पहले घर की बात को सुधार लीजिए, बाद में जनता की बात करना। आप कैसी कल्पना करते हैं कि जब पहला सत्र शुरू होगा? आप मेरे समय पे भी बोलेंगे, अपने समय पे भी बोलेंगे। लोकशाही है आपकी, वाह वाह वाह, दाद देते हैं हम आपके लोकतंत्र की और आपकी डेमोक्रेसी। नंबर पठानिया साहब। देखिए, मैं इसको 2-3 एस्पेक्ट में कवर करूंगा। जी, अभी जैसे राजेंद्र जी ने बताया है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के कार्यकाल के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, कोई शक नहीं। शांति के मामले जैसे नम्रता जी बोल रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक फेल हुई। अभी पिछले 10 दिन में 5 इंसिडेंट हुई हैं टेररिज्म की, 4 कश्मीर में, 1 जम्मू में। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जी, उमर अब्दुल्ला को तो हम दे नहीं सकते, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अभी बात करते हैं कि भाजपा ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, उसमें कोई शक नहीं है। जम्मू रीजन में इन्होंने 29 सीटें जीती हैं, कश्मीर में ये पूरी तरह से विफल रहे हैं और विफल होते रहेंगे। मेरी जो असेसमेंट है कि भाजपा जब तक वो किसी कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टी से अलायंस ना करें, वो कभी पावर में नहीं आ सकते टिल एटर्निटी। उसके लिए डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंस है वो पूरी तरह से जिम्मेवार। अभी आप देखिए, इस समय JNK की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मुस्लिम की परसेंटेज 70 है, अगले 15 साल में ये 80 और 85 के बीच में पहुंच जाएगी। उस परसेंटेज के साथ अगर भाजपा सोचती है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ये सरकार बनाएंगे, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अपना सीएम देंगे, नहीं दे सकते। उसका एक ही सोल्यूशन है विच आई बीन एडवोकेटिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, दोनों रीजन के बीच में डिवाइड खत्म किया जाए, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं वो एक छोटी स्टेट में लिए जा सकते हैं। और ये पहली बार नहीं होगा। आप आंध्रा का केस देखिए, बिहार का केस देखिए, उसके बाद आप यूपी का देखिए, छोटी छोटी स्टेट बनी है, दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन देयर पेरेंट स्टेट। सो दिस इज अ फूड फॉर थॉट। मैं राजेंद्र से जिसे निवेदन करूंगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं, इसमें मेन इश्यूज क्या हैं?
जो मेन इश्यूज इस केयर टेकर गवर्नमेंट जो मैं बोलूँगा, या इसको लिमिटेड गवर्नमेंट जो भी है, बिकॉज पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। इस समय सबसे एक चीज़ तो उन्होंने कर दी है कि आते ही वो रेजोल्यूशन पास कर दिया दैट वी वांट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फाइन। दूसरा 370 के बारे में खुल के बात नहीं कर रहे हैं। इवन फारूक साहब भी बोलते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे, हो सकता है मेरे टाइम में ना आए, बाद में आ सकता है। सो दैट मीन दे विल प्ले इट फॉर द गैलरी, बट दे विल नॉट रियली आर कैटेगरिकली आस्क फॉर इट। जनता के लिए ये इशू अलाइव रहेगा। तीसरी प्रॉब्लम है दरबार मूव की। देखिए विनोद जी, दरबार मूव 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू किया था। उसका पर्पज़ ये था कि एज ए किंग ही मस्ट हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, वेदर को मद्देनजर रखते हुए। प्लस सेकंड थिंग इज कि चलो जी हम कहते हैं कि हमारे जनता के प्रति या प्रजा के लिए जो उनकी जिम्मेवारी है उसको भी पूरा करेंगे। अभी वो राजवाड़ा सिस्टम तो खत्म हो गया ना। अभी जो हमारे लीडर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो राजा नहीं है। They can't afford to compare themselves with the same kind of a legacy which was probably enjoyed by the Gulab Singh. No. Then we see the implications. कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है हिमाचल को छोड़ के जिसके अंदर वो लिमिटेड अपनी जो कैपिटल है शिमला से धर्मशाला मूव करते हैं। ये कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हेक्टिक। 200 करोड़ के करीब आपका खर्चा बचेगा जो अगर हम इसको दोबारा शुरू कर देते हैं। और ये इसकी आवाज़ कौन उठा रहा है? ज़्यादातर ट्रेडर्स, क्योंकि उनको लगता है कि दरबार मूव होने से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। बट देन you have to take the decision in the interest of nation and our JKUT. अभी स्टेटहुड के ऊपर जो मेरी असेसमेंट है विनोद जी, इट इज़ नॉट लाइकली टू हैपन। बिकॉज अगर ये स्टेटहुड को तोड़ा क्यों गया था हमें ये सोचना पड़ेगा। उसके अंदर दो चीज़ें थी, एक तो मिलिटेंसी को ख़त्म करना था, दूसरा इनका ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जो इंटेग्रिटी चाहिए, बिकॉज JNK वॉज एंजॉइंग टू मैनी पर्क्स, अपना झंडा वो दुनिया भर की चीज़ें, उन्होंने उसको ख़त्म करके नेशनल इंटीग्रेशन कर दिया। एक एम अचीव हो गया। दूसरे वाला जो है मिलिटेंसी वाला, अभी ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि 10 दिन में जो 5 अटैक हुए हैं इसके पीछे कौन है? ISI है, श्योरली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ है ना। और इसको जब तक पूरी तरह से रोका नहीं जाएगा, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली थी जो शायद सालों बाद हुई है। पहले ये चीफ मिनिस्टर इसको हेड करता था, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ली है। उसके क्या रिजल्ट हैं नोबडी नोज। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी डिमांड की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही मस्ट इशू ए वाइट पेपर क्लियरली स्पेलिंग दैट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और कौन कौन से एरिया हैं जिनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर के पास क्या कह रहेगा, ताकि जनता को पता चले। हाँ, क्लियर हो जाए। बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं आदर्श गुप्ता, एडिटर इन चीफ पीर पंचाल। आदर्श जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपने हमारे पैनलिस्ट को भी सुना होगा। जी विनोद जी, नमस्कार। नमस्कार। आदर्श जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इस जो गवर्नर एड्रेस होता है, LG एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, उपराज्यपाल का अभिभाषण, क्या उसमें 370-35 से स्टेटहुड के अलावा कुछ बड़े मुद्दे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? विनोद जी, जो ये सत्र शुरू हो रहा है, ये सबसे छोटा सत्र 4 दिन का सारा है, जहाँ पे सबसे पहले तो स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी सत्र आज तक देखे हैं वो उन्होंने नारेबाजी में ही देखे हैं, लेकिन शायद वो इस बार देखने को ना मिलेगा। गवर्नर का एड्रेस क्या होगा? अगर गवर्नर ये एड्रेस करना चाहता है कि उन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब तक यहाँ राज रही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, उसके बारे में अगर वो आख्यान करेंगे तो वो दूसरी बात है। लेकिन जनरली होता ये है कि चीफ मिनिस्टर द्वारा जो स्पीच लिखी जाती है, उसकी सरकार के बारे में जो बातें होती हैं, जो उनका एजेंडा होता है, गवर्नर वही पढ़ता है। अगर वो है तो अभी तो इनके पास कोई इतने ज्यादा चीजें हैं नहीं है जिनको उनका अपोज कर सकेंगे, बड़े बड़े डेस्क बजा सकेंगे। हाँ, ये बात तो जरूर है कि आप हर बात में ही ये डेस्क बजाएंगे, इनको हर बात अच्छी लगेगी, ये बहुत बड़ी एक बात है। लेकिन जिस तरह से पठानिया साहब कह रहे थे कि दरबार मूव की बात कर रहे हैं, दरबार मूव ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब सचमुच उस पर 200 करोड़ रुपया खर्चा आता था। ये बात तो सही है, मुश्किल था लेकिन फिर भी चल रहा था। जम्मू के लोग भी इसको मान रहे थे, कश्मीर के लोग भी मान रहे थे, अच्छा लग रहा था दोनों को। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आज ट्रकों के ट्रक आपको रिकॉर्ड लाने का जमाना नहीं है। आज भी विंटर शुरू होते
ऑफिशियली या अनऑफिशियली वहां से बहुत से लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अगर वही ऑफिशियली आएंगे तो शायद जम्मू के लिए व्यापारी जिस तरह से बार बार बात कर रहे हैं, अगर आप यही कहें कि व्यापारियों को सिर्फ फायदा है, अदर तो जी व्यापारियों आप को अगर ना अदर जी देखें। आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद सीधे आपके पास मैं वापस लौटूंगा। मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। हम आदर्श जी के पहले सीधे हम हरियाणा लिए चलते हैं। चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी वहां से संबोधन कर रहे हैं। अगर किसी में था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर था, और उनकी दृढ़ इच्छा ही थी कि हमारे देश की जो छोटी बड़ी 562 रियासतें, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर करने की कोई इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उसी का परिणाम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन समस्याओं का समाधान किया। अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग शासन तंत्र चलता था, और ज्यादातर लोग उस शासन तंत्र के कारण, क्योंकि अलग अलग झगड़े भी रहते थे, कोई आकर के दूसरे को दबा लेता था और उसको प्रशासन करता था, और फिर अंग्रेजों ने भी आकर के कितना बड़ा अत्याचार किया। धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने का और देश के लोगों का शोषण करने का काम किया। हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था उस समय उन्होंने कानून भी अपने तरीके से बनाए, क्योंकि वो कानून जो बनते थे वो उनकी सुविधा के अनुसार बनते थे, वो भारत के नागरिकों की सुविधा के अनुसार नहीं थे। उनके प्रति अगर कोई आवाज उठाता था तो उसको भी कितनी प्रकार की यातनाएं वो दी जाती थी। परंतु अब हमने देखा है कि उस अंग्रेजों के कानून को भी समाप्त करके भारत पिनल कोड के भारत के अनुसार वो कानून बने हैं।
देश की जो समस्याएं थी, चाहे हम अभी चर्चा भी हुई है उसकी, जम्मू कश्मीर के अंदर लंबे समय से पूरा देश उसको भुगत रहा था। सबसे बड़ा तो यही एक मैं मानता हूं कि इतना बड़ा पाप हुआ है कि हम सब देश के लोग अगर आराम से रह रहे हैं तो पार्टीशन की जरूरत कैसे पड़ गई। ये पार्टीशन की जब हुआ, हम एक तरफ तो स्वतंत्रता का हर्षोल्लास से उसको मना रहे थे, दूसरी तरफ लाखों लोगों का बलिदान भी उसके अंदर हुआ था। हमारे वो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, उनकी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। इतिहास के अंदर हम भी वो जब देखते हैं पीछे मुड़ करके कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारे इस देश की ना भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम है, ना उसको यहाँ के सांस्कृतिक स्थिति के बारे में मालूम है, जो कभी भारत में भी नहीं आया, ऐसा व्यक्ति आता है, रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति आकर के एक लाइन खींच करके चला जाता है कि भारत है, पाकिस्तान है। एक तरफ हम देखते हैं ऐसे लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ अगर नजर डालते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और ऐसा कार्यकाल उनका रहा कि उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसको आज हम स्मरण भी कर रहे हैं, जिसको याद भी कर रहे हैं। मुझे तो गर्व होता है कि इतने लंबे वर्षों के बाद अगर किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो दर्शकों, आपने देखा नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को विस्तार से बताया और किस तरीके से उन्होंने समूचे भारत को जोड़ा। अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, एडवोकेट निसार गत्तू। निसार साहब, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि आपने बहुत बड़ा मैनिफेस्टो दिया हुआ है और दिल्ली में आपके मैनिफेस्टो के विपरीत वाली सोच वाली सरकार है, और ऐसे में आप अपने मैनिफेस्टो किस तरीके से निभा पाएंगे? और क्या आपको लगता है उपराज्यपाल के अभिभाषण में 370 की चर्चा होगी या फिर 35 को वापस लाने की चर्चा होगी? देखो, इलेक्शन के बाद जब प्रोसेस शुरू होता है तो फिर जनहित की बारी आती है। वो तो हमने देख ही लिया, लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने हुकूमत बनाई, और आज जो पहला सेशन जो बुलाया गया है 4 तारीख से शुरू है जी। और सबसे बड़ी बात है, जो मैनिफेस्टो की बात होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% खरा उतरेंगे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एक बार जब मैनिफेस्टो आता है तो लोगों की जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए काम किया जाता है। तो इसी सिलसिले में ये जो सेशन बुलाया गया, इसमें बजट वगैरह ये तो सब आप जानते ही हैं कि इसमें क्या क्या, क्योंकि आफ्टर ए लॉन्ग गैप एक लोगों की सरकार आई हुई है, तो लोगों की सरकार आई हुई है तो लोगों की बड़ी जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से कि ये जो सिलेंडर्स, ये जो बाकी जो राशन वगैरह, बिजली मुफ्त चाहिए, ये तो पहले भी हुकूमतों ने कहा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत बार कहा। और मैं सोचता हूँ कि हुकूमत बनने पे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो लड़ाई होती है वो तो सिर्फ ग्राउंड इलेक्शन तक होती है, लेकिन उसके बाद जब सेशन आता है तो मुझे लगता है कि दोनों अपोजिशन एज वेल एज पोजिशन में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज़ को, लोगों की आकांक्षाओं और लोगों की एक्सपेक्टेशन को लेके चलेंगे और ये चीज़ें होंगी। देखो, आपने स्टेटहुड का, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा किया हुआ है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। उन्होंने भी 300 यूनिट का बोला था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने तो 200 यूनिट का बोला है। सिलेंडर उन्होंने भी बोला है, यहाँ से भी बोला है, हत्ता कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब भी हुकूमत बनती है तो कोऑर्डिनेशन के साथ ये चलता है, क्योंकि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकार बैठी है या सरकार यहाँ पे बैठी है,
तो लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं कि ये आफ्टर ए लॉन्ग गैप जो लोगों का एक मत मिला हुआ है और उसको यहाँ पे चलाने की कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह ये उमर साहब की हुकूमत आपको देखेंगे कि बड़े लोगों ने ये भी एक्सपेक्टेशंस बताई थी कि जम्मू को एलिनेट किया जाएगा, इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, लेकिन हम सब ने देखा कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया और यहाँ की मंत्री भी मिले, और कुछ रीजन ऐसे हैं अभी छोड़े गए हैं, मंत्री और भी बनेंगे, लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि जो पीपल्स एक्सपेक्टेशंस पे उतरा जाएगा। नम्रता जी, आपके पास लौटने से पहले मैं सीधे एक शिल्पा के पास चलूँगा। हमें भी अच्छा लगता है कि ऋत्विक गुप्ता तलापिल्लो से है, 10th रैंक आया है उसका, यानी KS में उसका 10th रैंक आया है। शिल्पा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी शिल्पा, हमारी तरफ से भी ऋत्विक को मुबारक दीजिएगा, छोटा लड़का है, अच्छा परफॉर्म किया उसने। जी 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 बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है वो 10वां रैंक हासिल किया है और अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को जो है वो क्रैक किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है आपको गुलिस्तान न्यूज चैनल की तरफ से। कितनी मेहनत लगती है और कितना चैलेंजिंग आपके लिए जो है वो ये एग्जाम रहा? जी हाँ, मेहनत बहुत लगती है, चैलेंजिंग तो था। अभी जैसे इंटरव्यूज थे तो 15 days बिफोर माय नानी पास्ड अवे एंड शी वाज वेरी होपफुल अबाउट द रिजल्ट एज वेल। तो मतलब बहुत मेंटली चैलेंजिंग था। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो सी दैट इफ द कैंडिडेट इज एबल टू कोप अप द प्रेशर, तो अगर आप प्रेशर ये हैंडल कर पा रहे हैं तो इट्स अ टेस्ट, और इसी प्रेशर से डायमंड इज फॉर्म। तो पहला रिएक्शन क्या था आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ? फर्स्ट रिएक्शन क्या? बहुत ज्यादा अनरियल, ऐसा लग रहा था कि माय रोल आई क्रॉस चेक्ड इट, आई बिकेम वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड, कॉल पेरेंट्स की हो गए, देन नीचे गया, देन सेलिब्रेटेड। कठिन ये परीक्षा रहती है, तो सब प्रिपेयरिंग के दौरान, इस परीक्षा के दौरान कितना संघर्ष आपने किया है और कितना वक्त जो है आपने एग्जाम दिया था? जी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, और ये एग्जाम इटसेल्फ एक ईयर का इसका प्रिपरेशन साइकिल है और एक ईयर एग्जाम टेक टाइम। तो इसमें भी आपको लगे रहना और एकदम कंसिस्टेंसी से रहना। कुछ लोग बीच में दे गिव अप, बट that's also fine because give up is part of nature, क्योंकि मैंने भी बहुत बार बीच में गिव अप किया। बट हाँ, then next day जो आपने पार्ट छोड़ा था उसको कवर अप करिए और फिर से वापस ट्रैक पे आइए। फैमिली का रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट क्लियर हुआ? क्या रिएक्शन था? करीबन रात के करीब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो क्या रिएक्शन? पहले तो डर हुए थे एंड मुझे बोलते थे कि हो जाएगा, बट डरे हुए, बट दे डोंट शो देयर फियर कि मैं ना डर जाऊं। बट चलिए शिल्पा, मेरी तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी ऋत्विक को बहुत बहुत मुबारक है। 10th रैंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधा उनके घर से, ऋत्विक के घर से जुड़ने के लिए। नम्रता जी, आपका मैनिफेस्टो अलायंस के दौरान रिलीज हुआ, जिसमें आपने कहा था कि 1 लाख नौकरियों को, नौकरी मीनिंग सरकारी एम्प्लॉयमेंट आप देंगे, सरकार का हिस्सा है आप, वो आपके लिए कठिन नहीं हो जाएगा? आप मजबूर करेंगे एनसी को या अपनी सरकार को? देखिए, मजबूर करने की तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है जो रिक्त पद पड़े हैं और सरकार, हम जो मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड आनी चाहिए, और उस पर जो कुंडली मार के यहाँ बैठे हैं, जिन्हें हम उपराज्यपाल कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उपराज्यपाल का पद यहाँ से खत्म किया जाए, यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा देके यहाँ राज्यपाल का शासन, राज्यपाल दोबारा आए, और एक मुख्यमंत्री जिसके पास पूरी पावर्स हों, ताकि वो इन रिक्त पदों को भरा जाके, उसके लिए हम काम करेंगे। और आप देखिए, संघर्ष तो करना पड़ता है। 100 वर्ष देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उस वक्त भी इस तरह की सोच के लोग थे जो कहते थे कि भारत की जो विचारधारा है उसको हमने खत्म कर दिया, अंग्रेज यही सोचते थे ना। लेकिन फिर एक आदमी उठा जिसने लुंगी डाली और एक खड़ग और बिना ढाल के उसने इस देश को आज़ाद करवाया। तो आज जिन वल्लभ भाई पटेल की ये बात कर रहे थे, वो कवीना का हिस्सा थे, जवाहरलाल नेहरू की और गृह मंत्री रहे उस वक्त की। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह की भाजपा की विचारधारा है, ये घातक है देश के लिए। ये आज वो भूल जाते हैं और हमारी कोठरी से लोगों को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी कोठरी खाली है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वेलफेयर करेगी बीजेपी के लोग, क्योंकि यहाँ से नुमाइंदे हैं। जनाब, अगर आपने वेलफेयर किया होता तो आपको 13 मंत्री, 2 अपने डिप्टी सीएम बदलने ना पड़ते। चेहरा आपका साफ होता तो आप लोग रिपीट कर पाते उन लोगों को। लेकिन लिहाजा आप जिन बातों पे बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। मुक्त भारत होता तो हर
स्टेट में जाके कभी भैंस चुरा लेंगे, कभी मंगलसूत्र पे पहुंचते हैं, कभी मुजरा जैसे शब्द की शब्दावली जो एक प्रधानमंत्री के मुख से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। उन बातों को छोड़ते हुए स्टेट के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस और क्लियर करे अपना स्टैंड कि एनसी के साथ है, या इस तरह की होर्डिंग्स लगाते हैं, पैसा खर्चते हैं। देखिए, एक पार्टी जिसके पास पैसे की कमी नहीं, दमखल की कमी नहीं, एजेंसीज जिनके लिए काम करती हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स एक हमारी विचारधारा को डिप्लीट करने के लिए लगाई जाती है। देखिए, हमारे तो खाते भी सीज कर दिए, डरते नहीं है कांग्रेस से, तो ऐसा क्यों करते हैं? आज हिंडनबर्ग का खुलासा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग। हिंडनबर्ग का खुलासा, उसके बाद जिस तरह माधवी बुच का खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो आज भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार केंद्र के अंदर बैठी है, हक खो चुकी है उसके बनाए रहने का, लेकिन फिर भी गुमराह करके, क्योंकि एक चीज होती है जब हम किसी के सेंटिमेंट्स के ऊपर हर्ट करते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? मुसलमानों को कहते थे इस पे बीफ लगा, हिंदुओं को कहते थे इस पे बीफ लगा, और मुसलमानों को कहते थे इस पे क्या है। तो इसी तरह से वही विचारधारा, उन्हीं के जाऊ तो हैं, उन्हीं के किस तरह से हमने देखा कैसे माफी पत्र मांगे जाते थे, किस तरह से माफिया मांग के ये लोग अपने आप को, उस समय भी इन्होंने उस आंदोलन का। लेकिन आज मैं इनसे जानना चाहती हूँ, ये जो यहाँ हमारे साथ एक्स मेयर यहाँ खड़े हैं, भाजपा के एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे जानना चाहती हूँ, आप स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि कंप्लीट स्टेट का दर्जा हमें मिले या नहीं मिले? आप चाहते हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए या नहीं भरा जाए? आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स आपने प्रॉमिस किए थे अपनी मैनिफेस्टो में वो मिले या नहीं मिले? आप चाहते हैं कि हमें सिलेंडर्स फ्री मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? आप चाहते हैं कि बेरोजगारी जिसको आपने बढ़ाया पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा, उसे खत्म किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप चाहते हैं कि यहाँ शांति बहाली हो या नहीं हो? आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास वो पूरी यूनिफाइड कमांड, जिसका हक सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास था कि वो ले सकता था वो मीटिंग, आज गवर्नर ने ली है, आप चाहते हैं कि वो वापस सीएम के पास आए या नहीं आए? या आप आज भी लोकतंत्र का गला जिस तरह से आपने पिछले 10 वर्षों में दबाया, आप उसी को दबाए रखना चाहते हैं? शिकायत रहती है आपको कम समय मिलता है। बिल्कुल, आज भी अभी भी मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैंने टाइम देख के किया था, और जिस तरह का समय आपने दिया है, मैं आपको दोबारा डिबेट के बाद अपनी कटिंग और उनकी कटिंग जरूर भेजूंगी। कम समय की बात नहीं है, अगर मेरी बात ब्रीफ में खत्म हो जाए तो मैं चाहूंगी कि मैं ब्रीफ में खत्म कर पाऊं, पर जवाब देना बहुत जरूरी है। जो सवाल इन्होंने उठाए हैं, जिस तरह से इन्होंने सिलसिलावार तरीके से बहुत सारे सवाल उठाए थे, उसी का जवाब इन्होंने कहा कि आज जो चैम्बर के लोग हैं वो बहुत खुश हैं। चैम्बर के लोग अगर इनसे खुश होते तो इनके नेताओं के पास जाते, एलजी के पास जाते। हम देख रहे हैं कि वो एनसी के चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया दरबार मूव को रिस्टोर करो। एक गेस्ट लेंगे, सलीम पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। उन्होंने 84 की गवर्नमेंट टॉपल हुए भी देखी है, 87 की रिगिंग भी देखी है, और उसके बाद 96 के इलेक्शन भी देखे हैं। सलीम पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। वेल सलीम जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कल जो सत्र होगा बिल्कुल हटके होगा, यानी 4 नवंबर को सत्र होने वाला है, आप उसकी कैसे आंकलन करते हैं, कल्पना कैसे करते हैं उसकी, उस सत्र में? क्योंकि उपराज्यपाल का अभिभाषण भी है। जी, जो मुझे लगता है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। अच्छा, तो मुझे लगता है कि जो जितनी मुझे लगता है जल्दी जितनी एनसी को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हर एक चीज इंप्लीमेंट करने में, आप देखिए कि पहले ही दिन जब फर्स्ट ये कैबिनेट मीटिंग हो गई, उसमें इन्होंने स्टेटहुड का एक रखा प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव लेके पास करके व्हाटएवर, तो थ्रू एलजी इन्होंने लिया वो। उस वक्त एलजी ने उनको बिल्कुल वो दिया, वो अपना एक कंसर्न देके वो गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने या अमित शाह जी से भी मिलने। तो इसका ये एक इंडिकेट करता है कि इनको बड़ी जबरदस्त जल्दी है कि जो भी हो जाए जल्दी हो जाए, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी हो जाए जल्दी हो जाए। उनकी एक्सपेक्टेशन इन्होंने बहुत रेज कर दी, क्योंकि 10 साल से कुछ यहाँ हो नहीं रहा था, वो तो सही बात है। मगर मसला ये है कि कल ये मुझे लगता है ये जो ये कल कर रहे हैं, कल यही स्टेटहुड ये बात करेंगे और करेंगे स्टेटहुड की बात। दूसरी बात, अभी 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कश्मीर के लिहाज से, मैं कह रहा हूं। हाँ, कश्मीर के पर्सपेक्टिव में 370 और 35A का बड़ा जबरदस्त यहाँ एक ये है, ये उनकी डिमांड है यहाँ के लोगों की। जम्मू तो दे हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, दे वांट ओनली द स्टेटहुड।
और वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। देखिए, ये जो विचारधारा है अदरवाइज भी आरएसएस की या बीजेपी की, दे डोंट गिव स्ट्रेस ऑन इकोनॉमी मोस्टली। वो ज्यादा अपने वो जो विचारधारा है, उनकी आइडियोलॉजी है हिंदुता की, वो चलाते हैं। ये जम्मू वालों को समझना चाहिए, उस वक्त जब ये वोट देते हैं या कश्मीरी वोट देता है इन द नेम ऑफ ये हमें इकोनॉमी डेवलपमेंट करेगा और 370 लाएगा उमर अब्दुल्ला, वो भी नहीं वो कर सकता है। देखिए, अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 370 और 35 आने का। और स्टेटहुड वो देंगे, वो अपनी मर्जी से देंगे, कोई न उनको कोई दबाव कर सकता है, न उनको कोई जल्दी करवा सकता है। देखिए, क्योंकि आप देखिए ये जो असेंबली के जो पावर्स भी है, दे डोंट हैव, इट इज अ लिमिटेड पावर्स नाउ फॉर द असेंबली आल्सो, बिकॉज दे कैन नॉट लेजिस्लेट। अगर वो लेजिस्लेशन में कुछ पास भी करते कोई लॉ, उसका वो कल पार्लियामेंट नहीं करेगा, वो रेटिफाई वो नहीं हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये बिल्कुल हर एक जगह है। अगर इनको दिल्ली स्टेट जैसी मिले, विनोद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सलीम जी हमारे पास, इनको मिले सलीम जी हमारे पास समय कम है, एक सवाल और लूंगा, उसका आप संक्षिप्त में जवाब देंगे। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने कल जो चिट्ठी लिखी है चीफ मिनिस्टर को, उस पत्र को आप कैसे देखते हैं? वो चाहते हैं कि इन इश्यूज को उपराज्यपाल के अभिभाषण में इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं वो जाएगा। देखिए, क्योंकि उस पे उन पे एक वो होगा, वो विवाद होगा, उस पे एलजी बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि एलजी को पता है कि उसके पास इस वक्त यूनियन टेरिटरी है। ये आप ये समझ लीजिए, यूनियन टेरिटरी का डे हम मना रहे हैं परसों 31 को सर जी। आपको पता है, तो यूनियन टेरिटरी का डे मना रहे हैं हम जी, और हमको कार्ड भी आए हैं फॉर सेलिब्रेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ दिस यूटी। तो किस बात की बात कर रहे हैं ये जी? हमारे एलजी साहब यहाँ बना रहे हैं परसों 31 को, हमें भी कार्ड आया है, हमें भी जाना है वहां। जी जी जी। तो क्या स्टेटहुड मिलेगा? जी जी। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? बिल्कुल नहीं होगा। जो भी है ये सिस्टम ऐसा रहेगा, ये मान के चलिए आप जी। और कंप्रोमाइज करिए। जो राहुल की बात है, बिल्कुल नहीं वो होगा इनकॉर्पोरेट उसके भाषण में। जी, सलीम पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ा सेंसिटिव इशू है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलीम पंडित थे, विस्तार से उन्होंने बताया, और राजिंदर जी अब जवाब देंगे, पूरी तैयारी में। नम्रता जी देख लीजिए। देखो, मेरी बहन ने ये कहा कि भाजपा को ये करना है, वो करना है, ये करना है। हमें इनसे ये पूछना है, क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है कि मिलिटेंट्स की रिहाई होनी चाहिए, उसके साथ ये सहमत है कि नहीं है? हम स्टेटहुड लाने के लिए वचनबद्ध हैं। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसके साथ हम नहीं है कि हम मिलिटेंट्स को जेलों से छोड़ेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि बीजेपी डेमोक्रेसी खत्म करती है। इनसे पूछिए, खड़गे साहब को बाहर खड़ा किया जाता है जब वो प्रियंका गांधी नॉमिनेशन भरने के लिए जाती हैं, तो डेमोक्रेसी को ये किल कर रहे हैं कि हम किल कर रहे हैं? ये तो ऑटोक्रेसी, मोनार्की चला रहे हैं। मोनार्की, ऑटोक्रेसी नहीं, मोनार्की। ये तो मोनार्की चला रहे हैं। किसी और के पास और दूसरा, नहीं, इनका जवाब, खड़गे साहब बाहर खड़े रहे, सारी पूरी दुनिया ने देखा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा देखिए, इन्होंने कहा कि भाजपा डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। इनको पूछिए पटेल जी को, जब पूरी कांग्रेसी कमेटी ने वोट दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब गांधी जी ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो डेमोक्रेसी तो इन्होंने खत्म की है। डेमोक्रेसी अगर लाई है तो भाजपा ने लाई है। आज वो दिखा दिया जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा के भी कि चाहे उमर जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन हम उनके साथ में खड़े हैं। जो भी कंस्ट्रक्टिव इश्यूज होंगे लोगों के लिए, चाहे वो पानी का होगा, चाहे वो बिजली का होगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का होगा, चाहे वो ट्रेडर्स का होगा, चाहे वो बॉर्डर बेल्ट का होगा, चाहे वो रिजर्वेशन होगी, हर मुद्दे के लिए। निसार, एडवोकेट निसार भी लेट आए। चलो देखिए, जहाँ तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का सवाल है जी, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जी, उस समय कि इसको यूटी क्यों बदला गया? आई एम वेरी श्योर कि उसके अंदर एक प्रोसेस मस्ट हैव बीन अंडरगॉन, ऑल प्रोज एंड कॉन्स दे मस्ट हैव वर्कड आउट, सो देन दे डिसाइडेड कि ओके स्टेट की जगह इसको यूटी बनाया जाए जी। अभी वही गवर्नमेंट जो है उनका विचार कैसे बदलेगा? अभी दे सेड दैट विल गिव द स्टेटहुड, बट दे नेवर स्पेसिफाइड द टाइम। क्या आपको माकूल समय आने पर, माकूल समय क्या है? वो ये है कि अगर मिलिटेंसी यहाँ पे इरेडिकेट हो जाती है जी, विच इज नॉट लाइकली टू माई माइंड। अभी दूसरी चीज ये है, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर
डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दे मस्ट बी एम्पावर्ड एज मच एज पॉसिबल, बट सर्टेन इशूज विच आर रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ नेशन दैट मस्ट रिमेन विद द गवर्नर। अभी जो होने वाला है ये जैसे दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है उसी लाइन पे बीजेपी की इस समय विचारधारा चल रही होगी कि इनको स्टेटहुड दे देंगे बट विद ए फुल कंट्रोल लाइक दे आर एक्सरसाइजिंग ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट। तो अभी आने वाले समय में ये कैसे खुलता है, कैसे हम मिलिटेंसी पे कंट्रोल पक्का कर सकते हैं। और जैसे ये बता रहे थे भी पंडित साहब की ओमर अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है दे सीम टू बी इन हरी, तो वो अभी हरी के उनके रीज़न क्या है और कितना मिलता है, आने वाले समय में सारी चीज़ें आस्ते आस्ते क्लियर हो जाएंगी। अभी डेली फ्रीवीज की बात करते हैं, देखिए इनको क्या हक है किसी भी पार्टी को कि लोगों की टैक्स पेयर मनी से आप अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर रहे हैं जी। आप एडवर्टीजमेंट देखिए गुजरात में हो या हरियाणा में हो, उसके फुल फ्लेज्ड एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ के पेपर में आती है, हमें क्या लेना देना गुजरात से। और ये सारी टैक्स पेयर की मनी है विच दीज पीपल दिस सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस आर पीपल इन पावर दे आर मिस यूजिंग इट। भाई अगर आपने फ्रीवीज देनी है पार्टी फंड से दीजिए जी, आपने फ्रीवीज अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है अपने पार्टी फंड से दीजिए जी। तो ए लॉ मस्ट बी एनेक्टेड or a Supreme Court must take a suo motu notion of this, that, and then let it be a committee which defines कि what are the welfare measure and what are the freebies. चलो एडवोकेट सर आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई में ये आसान नहीं है सरकार चलाना, क्योंकि सेंटर से तालमेल बड़ा लाजमी है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सेंटर बिल्कुल एतराज़ जाहिर करेगा। आपका मैनिफेस्टो पढ़ा जाए तो ऑलमोस्ट उसको लगता है कि अलगाववाद से प्रेरित है। नहीं, मैं ये नहीं मानता जी। हूँ। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखेंगे जी तो उसमें आप पाएंगे कि 96% जो है लोग बाइज्जत रिहा कर दिए जाते हैं आफ्टर ट्रायल्स। आप ये डाटा देख लो, ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल। एक बंदे को हमने लीगल एड बनाया है लेकिन वो एसेस नहीं कर पा रहा है जी। हमने ऐसे कानून बनाए, आप तो बड़ा विजनरी यहाँ पे बैठे हैं, आप कोर्ट्स की हालत देखो जी। आप देखोगे कि एक केस 2-2 साल बाद उठता है। आप ये देखो कि डाटा वहां पे क्या है। जो हमारे एक्स मेयर साहब ने बोला कि आइडियोलॉजी है इनकी कि मिलिटेंट्स को छोड़ा जाए, लेकिन आज तक पिछले 10 सालों में आप ये बता सकते हैं कि कितने प्रूव हुए इनके केस और कितने सजा हुई जी। ट्रायल करना किसी को ये नहीं है कि आप किसी को अंदर उठा के रख दो। आपने केजरीवाल को अंदर रख दिया, आपने जैन को अंदर रख दिया, आपने सिसोदिया को अंदर रख दिया, सिंह को रखा, बहुत सारे आप ये वो मिलिटेंट नहीं है, आप वो मिलिटेंट नहीं है। ट्रायल की 32,000 पेज की चार्जशीट आई है, 32,000 पेज की चार्जशीट आई है और 32,000 आप मिलिटेंट देशद्रोही है, वो कोई मिलिटेंट नहीं है। आप 10 साल का डाटा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं, उसके ऊपर उनके आप यहाँ पे बोलो आपने कितने मिलिटेंट अगर उनको रिहा किया है आपका तो आप उनको भी रिहा कर सकती है। पड़े आज बाहर बैठा है, नहीं एक चीज अगर आप मुझे मिलिटेंट बताइएगा, का पड़े बाहर आप बैठे, मिलिटेंट मानते किसको हैं? जो हवाला ट्रांजैक्शन में अंदर हो वो मिलिटेंट नहीं चलिए होता? चलिए नार्को टेररिज्म ये बोलते हैं, जो नार्को टेररिज्म में लोग हवाला बेल पे बाहर ट्रांजैक्शन है। में अंदर हो वो मिलिटेंट है या नहीं है? ये सिर्फ हैव और हैव नॉट्स की जी, प्रॉब्लम है। 10 साल वो तक आपके इनके पास proxies- पावर निसार नहीं है, साहब, ये निसार फेल हो गए हैं अपनी घड़ी लोगों को देने। समय इजाजत मैं दीजिए। बिल्कुल शॉर्ट टाइम लगता है, समय मैं लेट आया हूं, मैं बात आधी ये फेल हो गए हैं लोगों ने। आज अगर यहाँ स्टेटहुड गई है उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? लगा दिया And the mindset that is anti-national. इन्होंने उनकी वजह से ही स्टेटहुड आई। So these are the people who are actually responsible. जो एसटी स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ने लिंग्विस्टिक बेस पे मना किया था, इसलिए जहां ये देश इनका है, मराठा ये भारतीय सरकार का दोष नहीं वहां पे है। उन्होंने कमिट किया है कि हम स्टेटहुड देंगे। 6 निसार साहब, 9 सीटों निसार पे साहब, बात समय का मैं Power आपका hungry बहुत बहुत people शुक्रिया। sitting in the नम्रता center जी, are responsible for नम्रता जी the आपका भी बहुत बहुत taking away शुक्रिया। our statehood status अरे in जिंदर जी communication. आपका भी बहुत It बहुत is शुक्रिया। only पठानिया BJP साहब who is responsible. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।